हेलो एंड वेलकम बैक टू त्रिनेत्रा क्लासेस। सो एस्पिरेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कि अभी अब तक हमने टॉपिक्स करे थे। आज मैं अब आपके पास वापस आई हूँ आप लोगों से जुड़ने, फिर से आपके किसके साथ, पीवाईक्यू सीरीज के साथ। अब से मैं आपको पीवाईक्यूज करवाऊंगी, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लगातार 5 साल के, उन्हें हर एक क्वेश्चन को करवाऊंगी टॉपिक वाइज, डायरेक्ट पीडीएफ से उठा के पीवाईक्यू से, कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, क्यों आएगा, और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस क्वेश्चन के अंदर जो पॉइंट दिया है वो इंपॉर्टेंट क्या है। तो इसी के साथ हम चलो शुरू करते हैं। और ये पेपर 1 और 2, आज हम बात कर रहे हैं 2026 के पेपर 1 की, जो कि 7 फेब को हुआ था। लेकिन इसे हमें सिर्फ पेपर 1 वालों को नहीं, पेपर 2 वालों को भी करना है। क्यों? क्योंकि सीडीपी, लैंग्वेज और के सब्जेक्ट्स और मैथ सब्जेक्ट्स, इनका सिलेबस पेपर 1 हो या पेपर 2 दोनों के लिए कॉमन है। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन. Our first question is, which of the following is an effective way to reduce the influence of gender stereotype amongst the children prevalent in society? मतलब जो सोसाइटी के बच्चे हैं उनके बीच में जो फैली हुई है जेंडर स्टीरियोटाइप की, उनको कैसे हम, कौन सा एक अच्छा तरीका है जिससे हम रिड्यूस कर सकते हैं। अब इसमें जेंडर स्टीरियोटाइप का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, याद हो तो? जेंडर स्टीरियोटाइप मतलब रूढ़ि बता सोच, कि लड़का लड़की में भेदभाव करना, कि लड़की बाहर जाके जॉब करेंगे और लड़कियों को का क्या है, घर पर रह के खाना बनाना। तो इसको कम करना है, तो इसको कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सो फर्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं। हमारा पास फर्स्ट ऑप्शन क्या है इसके अंदर, कि एनकरेजिंग चिल्ड्रन टू कन्फर्म टू ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स। चिल्ड्रंस को एनकरेज करने की जो हमारी ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स है, ट्रेडिशनल जेंडर जो पुराने, जो हमारे दादा दादी ने या फिर हमारे उनसे ऊपर की जनरेशन है, ओल्ड जनरेशन ने पहले से डिसाइड कर रखा है, उनको एनकरेज करना है। कि उनका क्या उस टाइम हमारे पास क्या सोच थी, क्या थी, कि लड़कियों का काम है सिर्फ घर पे रह के काम करना और लड़कों का काम होता है बाहर जाके पैसे कमाना। उन्हें घर का काम करने भी नहीं दिया जाता था, ये तो लड़का है, ये क्यों करेगा घर का काम, ऐसे बोला जाता था। तो इन चीज़ों को एनकरेज करना चाहिए, एनकरेज बढ़ावा देना चाहिए। नहीं, ये बात तो गलत है, इससे तो जेंडर स्टीरियोटाइप नहीं होगा, तो ये ऑप्शन हो गया गलत। अब नेक्स्ट ऑप्शन है, प्रोवाइड योर चिल्ड्रन विद मटेरियल डाटा जेंडर स्पेसिफिक। बच्चों को वो मटेरियल प्रोवाइड करना जो कि जेंडर स्पेसिफिक है। मतलब कैसे जेंडर स्पेसिफिक, कैसे कि लड़कों को कार देना, रोबोट्स देना, भाई हाँ तुम इससे खेलो, ये तुम्हारे लिए है। लड़कियों को क्या देना, गुड़िया, घर बना के देना, या फिर वो किचन वाले आते थे ना सामान वाला, जिसमें एक छोटे छोटे कुकर बर्तन आते थे, ये वाली चीजें ला के दे देना। तो लड़कों को वो चीज़ें दी जाती थी, तो उनको स्पेसिफिक बोल दिया जाता था कि ये आपके लिए, ये आपके लिए है। तो ये बात भी गलत है, ऐसे भी नहीं हो सकते, हम कम थोड़ी कर सकते हैं, तो इनको बढ़ावा दे रहे हैं। थर्ड ऑप्शन है, एक्सपोजिंग चिल्ड्रन टू डाइवर्स जेंडर रोल्स एंड एनकरेजिंग देम टू परस्यू देयर इंटरेस्ट। बच्चों को जो डाइवर्स चिल्ड्रन रोल्स है, मतलब अलग अलग तरीके की, भाई तुम जो चाहो अपने मर्जी से करो, अपने अकॉर्डिंग करो। ऐसा कुछ नहीं है कि लड़कों को, लड़कियां जो थी वो टीचर बनेंगे, लड़के टीचर नहीं बन सकते, लड़की आर्मी में नहीं जा सकती, लड़के आर्मी में जाएंगे, नहीं, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है। उन्हें अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग करना चाहिए, अपनी रुचि से, जो उन्हें अच्छा लगे, जिसमें वो अच्छे हों। जैसे कि क्या होता है कि कभी हम लड़के देखते हो मेहंदी लगाते हैं, तो क्या कहते हैं, अरे इसका लड़का तो मेहंदी वाला नहीं है, तो लड़कियों का काम है, तुम नहीं कर सकते। बात तो गलत है। क्यों भाई, जब उस लड़के को मेहंदी अच्छे से लगाने आते हैं, उसका उस चीज़ में इंटरेस्ट है, तो उसको प्रमोट करो ना, उसको दबा क्यों रहे हो। तो ये ऑप्शन कहीं ना कहीं सही है। तो हम कोई नहीं, पर नेक्स्ट ऑप्शन और पढ़ लेते, क्या पता वो उससे अच्छा आ जाए। तो उससे अगला क्या है, अज्यूमिंग दैट चिल्ड्रन विल नेचुरली इंक्लाइन टुवर्ड्स जेंडर न्यूट्रल एक्टिविटीज एंड इंटरेस्ट। हमें यह मान लेना कि बच्चे अपने आप जैसे जैसे नेचर के साथ जाएंगे तो अपने आप खुद से सीख जाएंगे, लेकिन कि भाई क्या हमारे अच्छा है, क्या हमारे गलत है। लेकिन ये भी बात गलत है भाई, अगर हमारा वातावरण ही सही नहीं होगा, अगर मान लो एक बच्चा है, उसको ऐसे लोगों के बीच में रखा गया है जिनका ये है कि लड़कियां खाना नहीं बनाए, लड़कियां खाना बनाएंगे और लड़के खाना नहीं बनाएंगे, घर का काम नहीं करेंगे, तो वो बच्चे के दिमाग में तो वही बैठ जाएगा ना जो उसको सिखाया गया, जिस एनवायरमेंट में वो है। तो उसको कैसे पता चलेगा कि वो गलत है? नहीं, हमें उसको, टीचर को और उनके जो आसपास की जनरेशन है, आसपास का इन्वायरमेंट, उसको बताना है कि नहीं, जो तुम सोच रहे हो वो गलत है, जो तुम्हें अब तक बताया गया वो गलत है, उसमें हमें थोड़ा चेंज लाना पड़ेगा। तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया हमारे पास? करेक्ट ऑप्शन हो गया थर्ड। अब इसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, जेंडर स्टीरियोटाइप मतलब रूढ़िबद्ध सोच। अब इसी के साथ हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मेटिव असेसमेंट अज्यूम्स दैट। अब हमने 2 टाइप्स के असेसमेंट बताए थे आपको, फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, जिसके अंदर जैसे मैंने अभी आपको जेंडर स्टीरियोटाइप पढ़ाया, अब मैं आपसे पूछ लूँ व्हाट डू यू मीन बाय जेंडर स्टीरियोटाइप, तो अब आप आंसर दोगे। अगर आपको नहीं दिया तो मैं आपको क्या करूँगी, इंप्रूवमेंट दूंगी, आपको दोबारा से भी क्वेश्चन समझाऊंगी। दैट इज द फॉर्मेटिव असेसमेंट। एंड द समेटिव असेसमेंट क्या होता है, आज आपने पढ़ा, कल पढ़ा, परसों पढ़ा, एक
पीरियड ऑफ 1 मंथ तक आपने पढ़ लिया, फिर आपने जाके सीटेट का एग्जाम दिया, उस टाइम आपको जो आया समझ में वो आपने आंसर कर दिया, तो वो क्या हो गया समेटिव असेसमेंट। पीरियड ऑफ एक लॉन्ग पीरियड के बाद जब हम एग्जाम देते हैं तो उसे बोलते हैं हम समेटिव असेसमेंट। अब इसमें क्या फर्क है दोनों में भाई, इसमें हमें क्या मिल जाएगा इमीडिएट फीडबैक। अगर आपको आज समझ में आया ठीक है तो ठीक है, मुझे पता चल गया हाँ समझ में आया, मैं आगे पढ़ाऊंगी। अगर आज आपको समझ में नहीं आया तो मैं वही टॉपिक फिर से आपको बताऊंगी। सेकंड क्या है समेटिव असेसमेंट, इसमें क्या है, इसमें फीडबैक नहीं मिलता, इसमें इंप्रूवमेंट के चांसेस नहीं है। भाई एक बार सीटेट का एग्जाम दे दिया आपने, रिजल्ट आ गया, अब क्या है जब दोबारा सीटेट होगा आपको दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी, स्टार्टिंग से सब कुछ एक नया फेज होगा, नया एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। तो क्या है इससे हम पिछले वाले को इंप्रूव थोड़ी कर सकते हैं, नहीं, पर इससे फॉर्मेटिव से हम अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं। तो अब इसने पूछा है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या अज्यूम करता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या मानता है, क्या सही है क्या गलत है। फर्स्ट है कंपटीशन इज एसेंशियल फॉर लर्निंग। इसने क्या बोला कि कंपटीशन है ना कुछ सीखने के लिए जरूरी है, नहीं गलत बात है। फॉर्मेटिव असेसमेंट किसको फॉलो करता है कि हमें कोऑपरेशन के साथ पढ़ना चाहिए, मिल बांट के पढ़ना चाहिए, एक दूसरों की हेल्प करके पढ़ना चाहिए। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया भाई, कंपटीशन होगा तो बच्चों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आएगा, एक दूसरे से वो लड़ेंगे, उनकी सोच में फर्क आएगा, तो ये तो चीज गलत है भाई, इनसे तो भेद द्वेष की भावना उत्पन्न होगी ना। सेकंड है ओनली क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स गिव करेक्ट फीडबैक। क्वांटिटेटिव मतलब मार्क्स दे देना, ठीक है हमारे पास मान लो 2 बच्चे हैं, दोनों के 70 मार्क्स है, ओके। अब इसने तो चीटिंग नहीं की लेकिन इसने चीटिंग करी है, मार्क्स तो दोनों के बढ़िया हैं पर इसने चीटिंग नहीं की तो इसकी लर्निंग अच्छी हुई है, लेकिन इसने तो चीटिंग की तो इसको लर्निंग हुआ नहीं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि इसका फीडबैक सही है, गलत है ये बात। तो हम कैसे कह सकते हैं कि दोनों के मार्क्स सेम है, तो मार्क्स हमें ये नहीं बताते कि बच्चा की लर्निंग हुई है या नहीं हुई, तो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। आप मूव करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, क्वालिटेटिव पैरामीटर्स आर बायस्ड एंड सब्जेक्टिव। भाई ये कीवर्ड देख लो बायस्ड, बायसनेस तो गलत है, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही कर दो गलत कि क्वालिटेटिव ऑब्जेक्ट से सिर्फ बायसनेस होती है, नहीं, क्वालिटेटिव लर्निंग के लिए इंपॉर्टेंट है लेकिन वो बायस नहीं होती, बस बायसनेस उसमें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बच्चे को उसकी कैपेबिलिटी के अनुसार हमें रिवार्ड देना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमें ग्रेड देना चाहिए, बच्चे के उस तरीके से शाबाशी देनी चाहिए, एनकरेज करना चाहिए, ना कि किसी बच्चे के प्रति बायसनेस शो करनी चाहिए। अब भाई ये 3 ऑप्शन तो गलत हो गए, एक बार चौथा पढ़ लेते हैं, क्या पता सही भी ना हो वो भी। लर्नर शुड बी ऑल्सो इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ असेसमेंट। यस ये सही है कि जब भी कोई असेसमेंट करते हैं हम तो असेसमेंट के वक्त हमें लर्नर जो सीखने वाला है उसको इन्वॉल्व करना चाहिए, सही है भाई। मैंने अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा, आप उसमें इन्वॉल्व हुए, आप इन्वॉल्व हुए तो मुझे पता चला आपको क्या समझ में नहीं आया, कहाँ पे आपकी गलती है, तो ये मेरा ऑप्शन सही है। तो द करेक्ट आंसर फॉर थर्ड क्वेश्चन इज, सेकेंड क्वेश्चन इज ऑप्शन 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। टीचर असर्शन रीजन के भाई ये टाइप के क्वेश्चंस बहुत आएंगे, क्योंकि एक तो ये है कि इनमें आपको टाइम ज़्यादा लगेगा तो इसलिए सीटेट देता है। तो इसमें पहले ही आपको ध्यान से पढ़ना है कि टीचर शुड प्रोवाइड अ लॉट ऑफ स्काफोल्डिंग टू चिल्ड्रन इन द फॉर्म ऑफ प्रॉम्प्ट एंड क्यूज। प्रॉम्प्ट एंड क्यू क्या मतलब हिंट, टीचर को बच्चों को हिंट देनी चाहिए। स्काफोल्डिंग किसने बताया था, वाइगोत्स्की ने, याद आया कुछ, लेवाइगोत्स्की सोशल थ्योरी थी, उसने 3 चीजें बताई थी, ZPD मोर नॉलेजेबल पर्सन एंड स्कैफोल्डिंग मतलब दूसरों की हेल्प करना। तो टीचर को बच्चों को बताना चाहिए ना, ये नहीं कि डायरेक्ट आंसर दे दिया, मजीद आपको बता दो ये आंसर आएगा, नहीं, मुझे आपको क्या करना चाहिए, हर एक टॉपिक को समझाना चाहिए, फिर उम्मीद करनी चाहिए कि भाई कहीं ना कहीं आप आंसर बताओ। तो इसमें क्या आएगा, टीचर शुड प्रोवाइड अ लॉट ऑफ स्काफोल्डिंग, ये हमारा सही है। तो असर्शन ट्रू है, तो लास्ट ऑप्शन तो हमारा कट गया, तो यहाँ तो हमारा थर्ड आएगा, फर्स्ट आएगा फर्स्ट। एलिमिनेशन याद रखना, ऑप्शन एलिमिनेशन आना चाहिए। जीन प्याजे एम्फेसाइज मोर नॉलेजेबल अदर, अब यहीं पे ही गलत हो गया, इतने से में आप समझ गए कि जीन प्याजे ने फोकस किया था कि हमें जो मोर नॉलेजेबल, जैसे मोर नॉलेजेबल हमसे कौन होता है, जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट की लाइफ में मोर नॉलेजेबल टीचर होगा, तो ये हेल्प तो करते हैं बच्चे की, प्ले करते हैं सिग्निफिकेंट रोल उसकी कॉग्निटिव स्किल को बढ़ाने में, लेकिन ये बात जीन पियाजे ने नहीं बोली थी, किसने बोली थी, वाइगोत्स्की ने बोली थी। तो अब हमारा क्या है, आर इज फॉल्स, तो देखो इसमें दोनों ट्रू है, ये भी कट, इसमें दोनों ट्रू है, ये भी कट, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन थर्ड इज 3। अब मूव करते हैं, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इंक्लूसिव क्लासरूम द करिकुलम शुड बी। अब हमने क्या बताया था, इंक्लूसिव क्लासरूम का मतलब कि एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए एजुकेशन प्राप्त होना, सभी को समान अधिकार से एजुकेशन देना। उसके अंदर करिकुलम कैसा होना चाहिए और इंस्ट्रक्शन कैसे होनी चाहिए। तो पहले इसमें हम एलिमिनेशन राउंड करते हैं, उससे हमें अच्छे से समझ में आएगा। एलिमिनेशन कैसे करेंगे कि पहले इसमें बोल दिया स्टैंडर्डाइज्ड होनी चाहिए, फिक्स्ड होनी चाहिए। भाई ये वर्ड ही एक टैग वर्ड है, नेगेटिव टैग वर्ड
वर्क है। कभी भी हमें फिक्स तो कुछ नहीं रखना, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए उसके अंदर। तो ये दोनों ऑप्शन कट गए। अब इनमें देखते हैं कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए, दोनों बात सही है। दूसरा यूनिफॉर्म और डिफरेंशिएटेड। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, सभी के लिए सेम, तो ये बात भी गलत है, सभी के लिए सेम नहीं होनी चाहिए। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या कहती है कि हमें किसको फॉलो करना चाहिए, इंडिविजुअल डिफरेंस को। तो हमारे पास ये क्या हो गया, ऑप्शन गलत हो गया। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा अब हमारे पास, क्वेश्चन आंसर नंबर फर्स्ट। फिर अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफर्स टू द टाइम ऑफ डेवलपमेंट व्हेन एन इंडिविजुअल इज मोस्ट रेडी टू एक्वायर अ न्यू स्किल एंड इट इज डिफिकल्ट टू कंपनसेट फॉर द लॉस ऑफ दिस ऑन लेटर लाइफ। इसका मतलब क्या है कि वह कौन सा समय है जिस दौरान बच्चा नई चीज़ें सीखने का एबिलिटी रखता है, कि उस समय पे बच्चा नई नई चीज़ें सीखता है, उसके अंदर ज़्यादा एबिलिटी होती है, लेकिन अगर उस दौरान उसने वह नहीं सीखा तो उसका नुकसान उसे लंबे समय तक रहेगा, उसकी पूरी जिंदगी भर रहेगा। तो पहला है डेवलपमेंटल माइलस्टोन। डेवलपमेंटल माइलस्टोन होते हैं विकास के पड़ाव, लेवल्स बोल सकते हैं हम, जैसे कि पहले बैठेंगे, फिर खड़े होंगे, चलना सीखेंगे, बोलना सीखेंगे। तो ऐसा तो कुछ नहीं है, इस दौरान बच्चा नई एबिलिटी थोड़ी सीखता है, ये तो उसने पढ़ाओ बताए हैं। तो ये पीरियड भी नहीं, गलत है। टाइम ऑफ डेवलपमेंट पूछा है, पहले बात तो इससे समझ लो कि वो पीरियड होना चाहिए, तो ये तो पीरियड थोड़ी है, तो लेवल्स हैं। डेवलपमेंटल टास्क मतलब कि उम्र के अनुसार किया जाने वाला, कि इस एज के ऊपर बच्चे को 2 साल के बच्चा थोड़ा 1-2 शब्द बोलने लग जाए, 3 साल के बच्चे को स्कूल डालना है, तो ये डेवलपमेंटल टास्क होते हैं। 4 साल का 5 साल का बच्चा जो होता है उसको बोलना अच्छे से आ जाना चाहिए, अपना अपनी बातों को अच्छे से रख पाए, ये सब कुछ बोल लिया जाता है। तो ये तो भाई हमने ये बताया ना कि इस जनरेशन पे इस ईयर पे बच्चे को ये आना चाहिए, ये वो समय थोड़ी है। फिर आता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये क्या था, जेडपीडी किसने बताया था, वाइगोत्स्की ने। क्या बताया था कि बच्चा अपनी लिमिट से बाहर किससे के थ्रू सीखता है, टीचर। तो ये वो टाइम ऑफ डेवलपमेंट थोड़ी हुआ। तो टाइम ऑफ डेवलपमेंट, अब इसमें देखो पीरियड, इससे समझ जाते भाई, और ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं थी। टाइम ऑफ डेवलपमेंट है तो पीरियड होना चाहिए। पीरियड सेंसिटिव पीरियड मतलब हम बोलते नहीं, ये सेंसिटिव एज है, सीखने का अच्छा समय, बच्चा जो छोटे में सीख गया। बोलते नहीं है घर वाले, भाई छोटे बच्चे के सामने अच्छा बोलो, अगर वो अब अच्छा बोलना सीखेगा ना तो वो बड़ा होकर वैसे ही बोलेगा। बोलते ना ऐसा, किसको अच्छी चीज़ें दिखाओ, अच्छी चीज़ बोलते। इसका आंसर क्या हो गया, सेंसिटिव पीरियड। अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, कौन सा प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट हमें ये कहता है क्या, ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड, कि जब हम बच्चे होते हैं, शैशव अवस्था हमारे छोटे बचपन वाली, और जो अर्ली चाइल्डहुड प्रारंभिक एज होती है, कब होती है इन्फेंसी, 0 से बर्थ तक, और 12 मंथ्स तक, और 1.5 साल से शायद 3 साल तक अर्ली चाइल्डहुड बताया था मैंने आपको। तो लिम्स जो होते हैं वो कंटिन्यू ग्रो करते हैं फास्टर देन फीट, हैंड एंड फीट। क्या बोलते हैं कि जो बच्चे के हाथ और पाँव होते हैं हाथ और पैर की तुलना के पर जो हमारे लिम्स होते हैं, बाँह होती है, वो तेज़ी से बढ़ती जाती है। तो ये क्या कौन सा वो बताएगा, कौन सा प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन बताएगा, तो कौन बताते हैं। पहली बात क्या हो रहा है, या तो ये हमारे पास सिफेलोकोडल प्रिंसिपल होगा या प्रॉक्सिमोडिस्टल वो प्रिंसिपल होगा। क्यों, क्योंकि हमारे डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल 2 ही बताए थे, सिफेलोकोडल एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल। सिफेलोकोडल क्या बताया था मैंने, ऊपर से नीचे की तरफ। तो ये हमारे 2 ऑप्शन तो कट गई, इनको तो हटाओ। ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ क्या होता है, पहले बच्चा बैठेगा, फिर खड़ा होगा, फिर चलना सीखेगा, ये हो गया सिफेलोकोडल। प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या होता है, बच्चा कि सेंटर से एक्सटेंड करेगा बाहर की तरफ। तो भाई हमारे हैंड से बाहर की तरफ हाथ लंबे होंगे ना, तो ये अंतिम भाग विकसित हो गए। जैसे कैसे बताया, जैसे कि बच्चा पहले क्या करता है, पूरे हाथ से गेंद पकड़, पहले पेंसिल कैसे पकड़ के लिखता है, पूरे हाथ से, फिर 2 उंगलियों के बीच में लिखने लग जाता है। तो इससे समझ जाओ ना, कंप्लीट से स्मॉल की तरफ जा रहा है। तो भाई सिफेलोकोडल तो नहीं रहा, तो इसका आंसर क्या आ गया, प्रॉक्सिमोडिस्टल। ये दोनों प्रिंसिपल कट हो गए। इसके 11 प्रिंसिपल थे, 11 प्रिंसिपल्स को अच्छे से पढ़ लेना। अब मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग हिंडर्स द प्रोसेस ऑफ इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। इनमें से कौन सा जो होता है इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग को स्टॉप करता है। पहले बात तो हिंडर मतलब स्टॉप करता है, रोकता है, जिससे हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग है। प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब क्या होता है कि बच्चे के सामने कोई समस्या रख दी और बच्चों को बोला कि अब इसके बाद उसकी इस चीज़ इस टॉपिक के बारे में बात करो। पहली बात तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक इफेक्टिव प्रोसेस है। तो इनमें से कौन सी चीज़ है जो कि इफेक्टिव प्रोसेस को रोकेगी, बाधा डालती है। पहला है रिस्पॉन्स सेट कर देना। रिस्पॉन्स सेट करना मतलब क्या होता है कि हर व्यक्ति हर समस्या का समाधान एक मतलब अपने मेंटल स्टेट से बताए कि मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर यह होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मान लो हमारे पास मैथ्स का क्वेश्चन है। अब मैथ्स के क्वेश्चन के लिए तो एक रिस्पॉन्स है ना भाई, इसी फॉर्मूला से ही ये क्वेश्चन होगा, ऐसे नहीं है एरिया निकालने और हम पैरामीटर से निकाल दें। तो ये तो एक चलो ऑप्शन सही है। अब अगला पढ़ते हैं कंसेप्ट मैपिंग। कंसेप्ट मैपिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कि कंसेप्ट्स को एक साथ जो है एक दूसरे में जोड़कर समझा देना, तो इससे प्रॉब्लम सॉल्विंग ईजी होगी। ठीक है, क्या होगी, इससे प्रॉब्लम सॉल्विंग इजी होगी। दूसरा है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है, बच्चों के आइडियाज़ को अलग अलग तरीके से क्रिएटिविटी देना।
तो ये क्या हो गया, ये भी अच्छी चीज़ है। एनालॉजिकल थिंकिंग देना, एनालॉजिकल थिंकिंग का मतलब क्या हो गया कि मतलब वो अपनी पुरानी प्रीवियस नॉलेज का यूज़ करके कुछ अपने आप से कुछ नया क्रिएट करे। तो इसने क्या पूछा था, गलत कौन सा है, तो भाई गलत तो यही हो रहा है रिस्पॉन्स सेट कि बच्चे को बता दिया कि एरिया निकालना है और इसी फॉर्मूले से निकालना है, यही करना है, इस अलावा कोई और स्टेप से तुम नहीं कर सकते। तो ये बात क्या हो गई, गलत हो गई। तो हमें बच्चे के लिए कभी भी रिस्पॉन्स स्टेप सेट नहीं करना चाहिए, बच्चे को कहना चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग करो, जो आपको सही लगे उस तरीके से करो। तो ये याद रखना, ये कुछ पॉइंट वो होते हैं हमारे पास कीवर्ड्स, टैग पॉजिटिव, ब्रेनस्टॉर्मिंग, एनालॉजिकल थिंकिंग, कंसेप्ट मेकिंग, ये अच्छी चीजें हैं, ये हमारे लिए क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं। जब अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, फिर से असम्पशन रीजन के क्यों देता है, सीबीएसई स्मार्ट है बहुत, उसे पता है कि भाई हमारा सीटेट का मेन काम क्या है, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है उसमें, हमें टाइम को ही तो कंट्रोल करना है। अब जब वो सिंपल क्वेश्चन दे देगा तब 2 मिनट में कर लोगे, तो इसलिए उसने क्या सोचा, मैं असर्शन रीजन देता हूँ, बच्चे इसी में पढ़ने में लगते रहेंगे और उनका टाइम निकल जाएगा। तो हमारा असर्शन क्या है कि लर्निंग इज ऑलवेज सिचुएटेड इन अ सोशल कॉन्टेक्स्ट, कि सीखना हमेशा एक सामाजिक संदर्भ में स्थित होता है, सामाजिक संदर्भ में स्थित होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि जब भी हम कुछ सीखते हैं, ठीक है, तो केवल हम किताबों से नहीं सीखते, हमारे फैमिली मेंबर से भी सीखते हैं, फ्रेंड से भी सीखते हैं, आसपास कैसा इन्वायरमेंट है, स्कूल में कैसे, कौन से स्कूल में जा रहे हैं, कैसे फ्रेंड्स के साथ रह रहे हैं, एल्डर ब्रदर सिस्टर क्या है, ये बात तो सही है, ठीक है, असर्शन हमारा सही है। सेकंड क्या है हमारे पास, वट इज लर्न, रीजन है वट इज लर्न कैनॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम हाउ इट इज लर्न एंड यूज्ड, मतलब हमने कैसे सीखा है और उसको कैसे यूज़ किया है, इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते कि हमने क्या सीखा है। मतलब क्या हुआ कि हमने कैसे, कहाँ से सीखा है, उसको कैसे यूज़ किया है, कैसे उसका उपयोग किया है, वो हमारे क्या सीखा से रिलेटेड है। कैसे एग्जांपल देते हैं, मान लो आज हमने क्या हुआ कि बच्चे को ट्रैफिक रूल्स तो बता दिए कि ये ट्रैफिक रूल्स होते हैं, ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं बताया कि बच्चों उसको कैसे यूज़ करना है। हाफ नॉलेज दी, अब ये बोलते तो है आधा अधूरा ज्ञान भी सेहत के लिए हानिकारक होता है, तो ये तो नॉलेज दी थी हमने, तो इसने हमें बोला है कि कैन नॉट बी सेपरेट नहीं कर सकते, मतलब कि इनसे कैसे सीखा है, उसको कैसे यूज करना है डेली लाइफ में, हाँ उसे हम सेपरेट नहीं कर सकते। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, बोथ ए एंड बी आर ट्रू एंड द आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, कि लर्निंग हमेशा हमारे इन्वायरमेंट से होती है। इन्वायरमेंट में जाके अगर आज हमें कुछ सिखाया, हमने खाना बनाना सिखाया, जब तक हम खाना नहीं बनाएंगे तो हमें कैसे वो खाना बनाना आएगा भाई, बात सही है ना। तो हमें कैसे उस नॉलेज को, हमने जो सीखा है उसको यूज़ करना है, वो एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब अगला क्वेश्चन था हमारे पास कि स्टूडेंट्स विद मास्टरी गोल ओरिएंटेशन, कि वो बच्चे जिनके पास मास्टरी गोल होता है, ये पहली बात तो एक पॉजिटिव कीवर्ड है। तो मास्टरी गोल क्या होता है कि बच्चा सिर्फ केवल मार्क्स के लिए ना पढ़े, नहीं, बच्चे को उसके अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए। किससे पढ़े बच्चा, इंटरेस्ट से पढ़े, ठीक है। तो क्या है इसमें हमें पता है कि मास्टरी लेवल क्या होना है, बच्चों को सिर्फ मार्क्स से ना पढ़े, बच्चा इंटरेस्ट अपनी रुचि से पढ़े। तो रियलिस्टिक लर्निंग गोल्स होने चाहिए, मतलब ये बात सही है, क्या मतलब कि बच्चों को ऐसे गोल्स देने चाहिए जो कि मतलब बच्चों को ये ना हो कि मुझे उससे अच्छे नंबर लाने, नहीं, बच्चे को ये करना है कि मुझे ये सीखना है इसलिए मैं इस टॉपिक को पढ़ूंगा, उसके अंदर ये होना चाहिए। तो रियलिस्टिक लर्निंग गोल्स होने चाहिए, ठीक है। दूसरों के कंपेयर नहीं करना चाहिए उसको, हाई गोल्स टू इंप्रेस अदर्स, अभी बताया नहीं, दूसरों को इंप्रेस करने के लिए नहीं पढ़ना, इसलिए पढ़ना है क्योंकि हमारी उसमें इंटरेस्ट है, रुचि है। लो गोल्स टू अवॉइड फेलियर, कि फेलियर मतलब नाकामयाबी ना हो, इसलिए छोटा गोल रख लेना। अब भाई ऐसे मान लो 5th क्लास का बच्चा है और उसको मार्क्स में वो सोच रहा है कि मैं प्लस माइनस सीख लेता हूँ, मैं ये टॉपिक कर लेता हूँ, बस इससे मुझे ये 2-3 यूनिट पढ़ लेता हूँ, फिर मैं फेल नहीं होऊंगा। तो उसने सिर्फ 2-3 यूनिट रखी, गलत है, ये मास्टरी लर्निंग नहीं हुआ, उसने सिर्फ फेल होने से बचा है। उसको क्या है, मास्टरी गोल करना है कि मुझे ऐसा पढ़ना है कि मैंने ये एक बार पढ़ लिया तो ये मेरे फ्यूचर में जाके काम आए, तो ये बात भी गलत हो गई। चौथा क्या है, मॉडरेट गोल्स मोटिवेटेड बाय फियर एंड शेम, जो बीच के लक्ष्य होते हैं ना उन्हें हमें मोटिवेट करना चाहिए फियर और शेम से। ये कैसे गलत है, मान लो हमें कभी भी डर से बच्चों को या शर्म से बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहिए, बच्चे को इसलिए पढ़ाना चाहिए ताकि उसको इंटरेस्ट जगे, क्यूरियोसिटी है, जिज्ञासा है, भाई क्यों है, ऐसा क्यों है, बच्चे ये क्वेश्चन पूछे क्यों है ऐसा, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, बच्चे इससे पढ़े ना कि ये कि मम्मी पापा मारेंगे अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो मुझे मार्क्स तो लाने पड़ेंगे, ऐसे नहीं बच्चा पढ़ाना। डर से पढ़ाओगे बच्चे को ना कभी लर्निंग होगी, ना बच्चा कभी खुद से पढ़ पाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा हमारे पास, आंसर नंबर फर्स्ट, कि बच्चों को रियलिस्टिक लर्निंग गोल्स देने चाहिए। फिर मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सी एक इफेक्टिव स्ट्रेटेजी है, अच्छी इफेक्टिव मतलब कि वो तरीका जिससे बच्चा जो होता है, टीचिंग चिल्ड्रन विद ऑटिज्म, ऐसे बच्चे जो कि ऑटिज्म से शिकार करते हैं, पीड़ित होते हैं, उनको पढ़ाने के लिए कौन सा अच्छा तरीका होता है। ऑटिज्म बताई थी ना, एक लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, इसमें बच्चे को क्या होता है, कम्युनिकेशन करने में, सोसाइटी के साथ कैसे बिहेव करना है, वो दूसरों से एक दूसरे से कॉन्टैक्ट नहीं कर पाते, तो उसमें दिक्कत होती है। तो पहला क्या है, प्रोवाइडिंग कॉन्स्टेंट आई कॉन्टैक्ट, बच्चे को लगातार आई कॉन्टैक्ट
कॉन्टेक्ट, बच्चे के आंखों में मतलब डाल के समझाना, हाँ भाई समझ में आया, ऐसे नहीं। क्यों भाई, ऐसे बच्चों को यही तो दिक्कत होती है, वो दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो हमें बच्चों को ऐसे मजबूर नहीं करना चाहिए कि भाई तुम मेरी तरफ देख के बोलो, नहीं, उससे आंसर सुनो, अपने तरीके से सुनाए, तो पर उसको फोर्स मत करो। ये बात गलत है, ये तो इफेक्टिव ही नहीं हुआ। अवॉइडिंग यूज ऑफ एनी यूज वाले, नहीं, एनईपी भाई क्या बोलती है कि जितना हो सके हमें टीचिंग एड्स यूज करने चाहिए, कभी शो अच्छे ऑडियो विजुअल अलग अलग तरीके से पढ़ाना चाहिए, इससे क्या होती है हमारी टीचिंग अच्छी होगी। तो हमारा ये ऑप्शन भी गलत है, अवॉइड नहीं करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए। मेंटेनिंग अ प्रिडिक्टेबल रूटीन, हाँ ये सही है कि बच्चों को उनके अनुसार, उनकी क्या सही है, उनके लिए क्या गलत है, उस अनुसार उनका रूटीन बना देना। ठीक है, जैसे कि भाई इस टाइम पे तुम्हारे लिए मैथ पढ़ना चाहिए, इस टाइम पे तुम्हें एक्टिविटी दे देते ताकि बच्चा थोड़ा डाइवर्ट हो जाए, फिर थोड़ी देर बाद बच्चे को कोई और सब्जेक्ट पढ़ा देना, तो ये ऑप्शन सही है। यूजिंग स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट, एनईपी क्या बोलती है, पनिशमेंट तो यूज ही नहीं करना, तो ये वर्ड तो वैसे ही नेगेटिव हो गया। अब देखो मैंने क्या देखा, अवॉइड यूज ऑफ टीचिंग एड, ये गलत हो गया। डिसिप्लिन पनिशमेंट प्रोवाइड करनी चाहिए, ये गलत हो गया, पनिशमेंट तो नेगेटिव है। अब 2 क्वेश्चन बचे ना, तो मैंने इन दोनों ऑप्शनों के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारे पास, ऑप्शन नंबर 3 कि एक मेंटेन करना है प्रिडिक्टेबल रूटीन, जिससे कि बच्चा अपने अकॉर्डिंग अपनी सुविधा के अनुसार पढ़ सके। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एज पर जीन पियाजे थ्योरी, जीन पियाजे थ्योरी ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी ना, चिल्ड्रन डेवलप ब्लैंक बाय द एंड ऑफ सेंसरी मोटर स्टेज। जो सेंसरी मोटर स्टेज होता है, 4 स्टेजेस बताई थी, सेंसरी मोटर स्टेज और प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट, फॉर्मल, 4 स्टेज थी। सेंसरी मोटर स्टेज कौन सी थी, फर्स्ट स्टेज थी। इस स्टेज के दौरान बच्चे को क्या आ जाता है भाई, सिंबॉलिक थिंकिंग, नहीं, ये तो किस में आती है, प्री ऑपरेशनल में, हाइपोथेटिकल, फॉर्मल में आती है। ऑब्जेक्ट परमिएंस, ये ध्यान रख सकते हैं, कंजर्वेशन नहीं, ये तो कंक्रीट में आती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑब्जेक्ट परमिएंस। ऑब्जेक्ट परमिएंस का मतलब क्या होता है कि बच्चा क्या देखेगा, मैंने एग्जाम्पल दिया था ने, क्या बताया था, जल्दी बताओ। हाँ चलो कोई नहीं, मैं बताती हूँ। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड बताया था, चिड़िया, कोई बच्चा को हमने गिफ्ट दिया और उसको हमने अब छुपा लिया, बोला अरे वो तो चिड़िया ले गई, तो बच्चा भूल जाते हैं, हाँ उससे सच में ले गई, उस चीज़ को मान लेता है। तो ये इस दौरान डेवलप हो जाती है, एंड तक उसको समझ में आ जाता है ये सही है या गलत है। ठीक है, फिर अब मूव करेंगे। ये वर्ड्स याद रखना इंपॉर्टेंट है कि किस एज पे कौन सी जनरेशन आई थी। सिंबॉलिक थिंकिंग किस पे आती है, प्री ऑपरेशनल में, हाइपोथेटिकल फॉर्मल के अंदर, कंजर्वेशन कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज के अंदर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। भाई समझ में आ रहा है ना, अगर समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख देना। और अगर ऐसे आपको क्वेश्चंस चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करना, जितना हो सके शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले टाइम पे आपको पता चलता रहे। ओके, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेंगी और मैं आपके लिए और अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशंस लाऊंगी। और एक क्वेश्चन की आपको पीडीएफ चाहिए इन क्वेश्चंस के विद करेक्ट आंसर, तो भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ अ चिल्ड्रन, अब बच्चे की डेवलपमेंट के बारे में बताई थे, 4 प्रिंसिपल से उसके बारे में डेवलपमेंट, ग्रोथ और डेवलपमेंट का कंसेप्ट से क्वेश्चन उठाया गया है। क्या पूछा, ई सिनोमिनस विद ग्रोथ, कि वो ग्रोथ के साथ सिनोमिनस होती है। सिनोमिनस क्या होती है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं, सेम नहीं है। सिनोनिम का मतलब क्या है, नहीं सेम नहीं है, ये दोनों अलग है। ग्रोथ का मतलब क्या था कि जिन क्वांटिटेटिव चेंज होना हाइट वेट में, और डेवलपमेंट मैंने क्या बताया था, इसमें क्वालिटी प्लस क्वांटिटी आती है। बताया था याद हो कि ग्रोथ का मतलब क्या है, हाइट बढ़ना, वेट कम होना। डेवलपमेंट क्या है, थिंकिंग, पीसीएससी, फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल, चारों डेवलपमेंट में चेंज आना। तो ये सिनोमिनस तो नहीं है, गलत हो गया। सेकंड क्या है, इज अ सिंपल एंड यूनिटरी प्रोसेस, नहीं, डेवलपमेंटल क्या है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बताया था ना, बहुत डिफिकल्ट है, इसको हम आसानी से नहीं समझ सकते। तो थर्ड क्या है, यू अनफोल्ड इन रैंडम मैनर, जिसको कोई पैटर्न ना हो, किसी भी तरीके से हो जाए, नहीं। डेवलपमेंट इज प्रिडिक्टेबल इन मैनर, एक प्रिंसिपल था शायद प्रिंसिपल नंबर 7 बताया था मैंने, प्रिडिक्टेबल होती है मैनर में। फोर्थ है इज मल्टी डायमेंशनल एंड मल्टी डायरेक्शनल, ये बात सही है, मल्टी डायमेंशनल है। कैसे, पीसीएससी, चारों कॉन्सेप्ट इसमें आते हैं। मल्टी डायरेक्शनल कैसे है, इसके अंदर कौन कौन सी बताई थी, सीफेलोपोडल, सीसी एंड प्रोक्सिमो डिस्टल, 2 डेवलपमेंटल बताई थी ना। तो द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 12 इज मल्टी डायमेंशनल एंड सीफेलो मल्टी डायरेक्शनल। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। देखो फिर से असर्शन रीजन दिया, अरे वैसी बहुत स्मार्ट है, बच्चों को नंबर क्यों रह जाते हैं कम, कि वो असर्शन रीजन की प्रैक्टिस नहीं करते। तो बच्चों इन क्वेश्चंस को ध्यान से करना, एक बार ही रीड करके कोशिश करना कि आपको ये समझ में आ जाए। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि क्रिएटिविटी नीड्स टू बी नर्चर्ड बाय प्रेजेंटिंग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज टू द चिल्ड्रन फॉर कंटेम्पलेशन एंड रिफ्लेक्शन। क्या बोला कि क्रिएटिविटी में बच्चे को हमें क्या प्रोवाइड करना चाहिए, अगर इंग्लिश में समझ में ना आए तो हिंदी में पढ़ ला करो, कि बच्चों का क्रिएटिविटी का मतलब क्या है कि बच्चों के सामने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, लाइफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को रख देना, और एंड इश्यूज टू द चिल्ड्रन फॉर कंटेम्पलेशन एंड द रिफ्लेक्शन, और बच्चों के सामने
इश्यूज रख देना जो कि उन पे वो रिफ्लेक्ट करे, कि उनके बारे में वो बात करे कि ये क्या है, किस चीज़ के बारे में है। मतलब कि क्रिएटिविटी में क्या है, रटना नहीं है, बल्कि बच्चों को क्या है, समस्या हल करने के लिए बोलना चाहिए कि कैसे आप इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हो, बच्चों के सामने रखना चाहिए। कैसे क्या होता है अगर आप 2 दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बनाते, क्या चेंजेस लाते, तो बच्चा अलग अलग तरीके से सोचेगा ना इसमें। ठीक है, दूसरा क्या है हमारे पास कि क्रिएटिविटी चिल्ड्रन, क्रिएटिव जो बच्चे होते हैं उनके पास एबिलिटी होती है कि वो डिस्कवर करे समथिंग दैट इज नॉवेल एंड नीड इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन। कि क्रिएटिव बच्चे वो होते हैं जो बच्चे केवल आंसर को याद ना करें, अलग अलग तरीकों से सोचे, उनकी डाइवर्जेंट एंड थिंकिंग होनी चाहिए, नए नए तरीकों से बच्चा पढ़े। ठीक है, ये क्रिएटिविटी की डेफिनेशन ही यही थी कि मतलब क्या होता है कि अपने ओल्ड आइडियाज़ को देखकर नए आइडिया जनरेट करना इज नोन एज क्रिएटिविटी। तो हमारा असर्शन रीजन सही है और ये बात भी सही है कि क्रिएटिविटी का मतलब क्या होता है, बच्चों को नई प्रॉब्लम्स रख देना। क्यों? क्योंकि क्रिएटिव बच्चे वही होते हैं जो अपने आइडियाज से नया कुछ जनरेट कर सकते हैं। तो क्यों का आंसर आया ना, तो इसका ऑप्शन करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 कि आर और ए असर्शन और रीजन दोनों सही है और एक असर्शन का एक रीजन असर्शन का सही आंसर भी है, सही वजह है, सॉरी। अब मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन 14। एज पर लेव-वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग इनर स्पीच क्या है? 3 टाइप की स्पीच बताई थी, इनर स्पीच, प्राइवेट स्पीच और सेल्फ स्पीच, इगोसेंट्रिक स्पीच जो बताई थी मैंने आपसे। तो इनर स्पीच क्या होती है, हेल्प इन रीजनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग थॉट। इनर स्पीच जो होता है मतलब बच्चों मन ही मन में बात करता है, तो ये बच्चों को ऑर्गेनाइज करने में, बच्चों को उसके विचार क्या है उन पे फोकस करने में बात करती है। बात तो सही है, हम मन ही मन सोचते हैं ना ऐसे कर लेना चाहिए, मुझे ऐसे करना चाहिए, इसको इससे पढ़ना चाहिए, तो ये बात सही है, ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है। पर चलो आगे पढ़ते हैं। कोग्निटिव डेवलपमेंट हिंडर करती है। भाई कोग्निटिव डेवलपमेंट को कैसे रोकेगी ना स्पोर्ट्स, इससे तो बच्चे की थिंकिंग एबिलिटी जनरेट होगी ना। इमेच्योरिटी का साइन है, इमेच्योरिटी नहीं, ये गलत बात है। मैच्योर हो जाता है, पहले बच्चा क्या है दूसरों से बोल बोल के पढ़ेगा, फिर उसके बाद बच्चा प्राइवेटली पढ़ेगा, फिर मन ही मन पढ़ेगा। तो इमेच्योरिटी तो नहीं है, बच्चा एक इनर स्पीच में कभी पढ़ पाता है जब वो मैच्योर हो जाता है, गलत है। बर्थ अंटिल द एज ऑफ 3, ये भी गलत है, उस दौरान तो बच्चा इगोसेंट्रिक होता है, सेल्फ सेंटर्ड स्पीच होती है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया इस क्वेश्चन का, हेल्प इन रीजनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग थॉट्स। अब आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और ऐसे ही फिर कल आपको अगले 15 क्वेश्चन लाऊंगी CDP के। तो मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन। इन द रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दिया तो उसके रिस्पॉन्स में, इज इट्स राइट टू स्टील द चॉकलेट फ्रॉम फ्रीजर इन एब्सेंस ऑफ योर पेरेंट्स। एक क्वेश्चन एक बच्चे के सामने रखा कि आपके घर पे पेरेंट्स नहीं है, ठीक है, और आपने फ्रीजर में से चॉकलेट्स चुरा ली, क्या ये सही है या गलत है? कोलबर्ग थ्योरी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। कोलबर्ग ने 3 स्टेज दिए थे, कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल, तो उसके बेसिस पे है। तो मीरा क्या रिप्लाई देती है जो 4 साल की बच्ची है, इट विल बी रॉन्ग है, गलत होगा, क्योंकि इससे इसको क्या मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी। तो भाई पहली बात तो कौन सा स्टेज हो जाएगा, फर्स्ट स्टेज क्या था, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, 2 थे ना उसके, तो इसमें कौन सा आ जाएगा, लोरल कोलबर्ग के अकॉर्डिंग कौन सा हो गया, प्री ऑपरेशनल। कैसे, जो अगर हमारा होता, रुको मैं एक बार थोड़ा समझाती हूँ, सारे स्टेज को बता देती हूँ। पहला था हमारे पास प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल, फॉर्मल तो कुछ था ही नहीं, तो ये ऑप्शन कट गया। प्री कन्वेंशनल में बच्चा के पास क्या होगा, ओबीडियंस और पनिशमेंट। फिर आता है कन्वेंशनल, कन्वेंशनल में क्या आएगा, दूसरों के साथ अच्छा से भेदभाव और सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और पोस्ट कन्वेंशनल जो कि लास्ट स्टेज होती है, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल और सोशल लॉज। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कोलबर्ग थ्योरी के अकॉर्डिंग प्री कन्वेंशनल क्वेश्चन। ठीक है, अब इसी के साथ आज के 15 क्वेश्चंस खत्म होते हैं, कल मिलेंगे अगले 15 क्वेश्चंस के साथ। तो जुड़े रहिए हमसे इसी तरह, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब इट, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले। थैंक यू।